तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। गाइज़ अगर आपको लगता है कि एसएसटी का पेपर इजी आएगा और कुछ नहीं होता है तो ये बात मत भूलिए गाइज़ के। और वैसे भी गाइज़ ये पेपर इतने सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो आप इसको हल्के में मत लीजिए गाइज़। मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ गाइज़ कि ये इतना इम्पोर्टेंट पेपर है आपका कि अगर आप इसमें थोड़े सा भी दिमाग लगा के थोड़ी भी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप इस पेपर की तैयारी कर लोगे तो कुछ अपना माइंडसेट और कुछ जो चीज़ें हेडिंग्स या जो आपके याद कराई हुई हैं गाइज़ वो सब चीज़ें तो गाइज़ ये मार्क्स आपके परसेंटेज बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। ठीक गाइज़ मैं आपके लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ इस लेक्चर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉपिक जो है आपका हमारा जैव विविधता वाला टॉपिक जो भूगोल में आता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहीं भी गाइज़ इससे 3 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। आपको मैं बता रही हूँ क्लियर आपको कि इनका रिविज़न करके जाना है आपको। ठीक है गाइज़ तो जल्दी से देख लेते हैं। गाइज़ अगर मैं चाहती तो मैं आपको क्वेश्चन कराती है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराती और इन पे टिक करके बस एक तरफ हो जाती। लेकिन गाइज़ मैंने आपके आसानी के लिए इसमें क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको भी ऐड कर दिया है ताकि फटाफट से आप रिवीजन करो और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है गाइज हमारा कि प्रजाति की श्रेणी में कौन सा आपका नहीं आता। ठीक है प्रजाति वाली श्रेणी में गुलाबी सिर वाली बत्तख नहीं आती या फिर मोर नहीं आता, पर्वतीय बटेर या जंगली चित्तेदार उल्लू कौन सा नहीं आता। तो मोर जो है हमारा वो प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता। ठीक इन क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है तो कौन से जीव के लिए, पौधों के लिए, केंचुए के लिए, मनुष्य के लिए या ईलन के लिए। ठीक है तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गाइस, मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जैव विविधता। अगर जैव विविधता नहीं है ना तो मनुष्य का आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका काला हिरन। काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है, यानी विलुप्त प्रजाति का है, ये दुर्लभ प्रजाति का है, स्थानिक प्रजाति का या लुप्त प्रजातियों में आता है। तो काला हिरन गाइस ध्यान रखना है बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो पौधे होते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है गाइज आपका विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को, यानी अलग अलग जो पौधों की प्रजातियां हैं और अलग अलग जो पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं उनको कौन सी कैटेगरी में कौन से पक्षी को रखना है, कौन सी कैटेगरी में कौन से वनस्पति या पौधों को रखना है। तो ये काम कौन करता है, ये काम आपका राज्य के वन विभाग करते हैं या ये काम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण यानी IUCN करता है, भारत का वन सर्वेक्षण करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी हो जाएगा गाइज, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि IUCN जो होता है ये शॉर्ट में याद रख लो चाहे आप। IUCN जो होता है वो सारे इन कामों को करता है कि वनस्पति और प्राणी, ठीक है ये दोनों ही तो मिलके हमारे जैव विविधता बनाते हैं और इन सबको के कौन सा परिंदा या कौन सा पेड़ कौन सी कैटेगरी में रखा जाना है, बहुत तरीके की कैटेगरीज है। तो ये सारा काम आपका IUCN करता है। ठीक है क्वेश्चन जो है गाइज आपका इसमें है कि 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है, यानी भारत में कौन सी प्रजाति ऐसी है जो 1952 में विलुप्त हो गई थी। ठीक है यानी छुप गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है तो उनमें से तेंदुआ आता है, गंगा नदी की डॉल्फिन आती है, काला हिरन या एशियाई चीता आता है। तो एशियाई चीता जो है गाइज आपका ये हमारा 1952 में विलुप्त प्रजातियों में आ गया था, यानी विलुप्त का मतलब होता है कि छुप गए थे, ये दिखाई नहीं देते थे कहीं पे। 6 क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी होता है। ठीक है विश्व वन्य जीव फाउंडेशन होता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी वन विभाग या गैर सरकारी संगठन। तो जाहिर सी बात है गाइज भारत के वन और वन्य जीव, तो जब वनों की बात हो रही है तो वन विभाग ही तो होगा। ठीक है और जबकि इसमें भारत की बात आई है यहाँ पर। ठीक है तो ये अगर हम ये लगाते कि विश्व वन्य जीव फाउंडेशन होता है तो ये तो विश्व की बात करेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक में ज़मीन की स्टडी होती है। ठीक है भू ज़मीन को बोलते हैं। और वन विभाग ये है। गैर सरकारी संगठन का क्या मतलब होता है, ये तो सरकारी होते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वन विभाग सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी, 1973 या 1993, 2009 में कब शुरू की गई थी। तो ये 1973 में शुरू की गई थी। और ये क्वेश्चन ना गाइस इतनी बार रिपीट होता है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। तो सच में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। कौन से राज्य, मतलब भारत का कौन सा राज्य है, हमारा कौन सा स्टेट है जिसमें जंगल बड़े लेवल पर है मतलब।
तो गाइज उसमें आपका जम्मू कश्मीर आएगा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र, या कौन सा आ जाएगा? तो मध्य प्रदेश मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। वहीं पर सबसे बड़ा क्षेत्र एरिया जो है, सबसे बड़ा एरिया जंगलों का मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, और ये काफ़ी दिनों से मध्य प्रदेश ही इसमें आगे रहा है। नंबर 9 आता है आपका हिमालयन यव क्या है? एक प्रकार का हिरण होता है ये, यह एक औषधीय पौधा होता है, यानी दवा बनाने वाला पौधा होता है। यह पक्षी की एक प्रजाति है, यह हिमालय में उगाई जाने वाली कोई खाद्य फसल है, ठीक है। तो एक औषधीय पौधा होता है ये हिमालयन यव, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हिमालयन यव आपका औषधि बनाने का जड़ी बूटी वाला एक पौधा है, ठीक है। का 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? ठीक है, तो कीड़े को, मछली या पौधे या सरीसृप किसको? तो पौधों को, ठीक है। 1991 में संरक्षित प्रजातियों का, संरक्षित का मतलब है गाइस यहाँ पर कि सबसे पहले संरक्षण यानी कंजर्वेशन यानी बचाने वाला काम किस चीज़ को लेके किया गया था? तो पेड़ पौधे को लेके सबसे पहले 1991 में किया गया था ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है गाइज आपका, ये समझने वाली बात इसमें ये है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि वन और वो बंजर भूमि, यानी चाहे तो ऐसे वन हो या ऐसी बंजर भूमि जो सरकार के या व्यक्तियों के या कोई भी समुदाय के स्वामित्व में नहीं आते, यानी वो किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है, वो खुद से ही हैं ऐसे ही, तो वो आपके अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है गाइज आपका कि कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है, यानी विशेष स्थान पे पाया जाता है, एक ख़ास एरिया में पाया जाता है, तो ऐसा कौन है? एशियाई हाथी होगा आपका, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। तो ये आपका निकोबारी कबूतर जो है ना, वो अंडमान निकोबार के में पाया जाता है, ठीक है, वहाँ के ख़ास एरिया में। 14 आ जाता है गाइस आपका, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मनुष्य का अधिकार या राजनीतिक अधिकार करना, या कृषि को फैलाना, कृषि विस्तार करना, या वन संरक्षण करना। तो जाहिर सी बात है ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और हर साल पूछा जाता है, हर साल, ठीक है, गोद लिया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड का आपके। तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, यानी वनों को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। ये क्या कर रहे थे बंदे, जो चिपको आंदोलन से जो बंदे रिलेटेड थे वो क्या कर रहे थे? उनमें एक लेडीज़ का भी नाम आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम बन जाता है वो लेडीज़ का। ये जो लेडीज़ थी ये सारी जो है वो पेड़ों को चिपक गई थी कि अगर तुम पेड़ काटोगे तो पहले हमें काटोगे, मतलब हमें फेस करोगे पहले आप। पेड़ों को चिपक गई थी, वहाँ से नहीं हटी थी। जब गवर्नमेंट, अंग्रेज़ गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे यहाँ पे, तो वो पेड़ों की कटाई कर रही थी, तो इन्होंने पेड़ों को बचा लिया था, ठीक है। तो वन संरक्षण का मतलब होता है वनों को बचाने के लिए। फिर 15 क्वेश्चन बन जाता है आपका, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या पश्चिमी बंगाल में? तो सरिस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी वनों को बचाने के लिए जो एक जगह फिक्स की गई है, तो सरिस्का उसका नाम रख दिया गया है। तो ये सरिस्का जो है वो राजस्थान में आता है आपके, ठीक आता है। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? ठीक है, तो गाइस भारत में आपकी 47,000 प्रजातियाँ पाई जाती है वनस्पतियों की। वनस्पति का मतलब है आपका ये पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ हैं, ठीक है, वो वनस्पति की कैटेगरी में आते हैं। और वनस्पति की कैटेगरी जो है भारत में, यानी प्रजातियाँ, वो आपकी 47,000 पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन गाइस आपका ये मोस्ट रिपीटेड है क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो रासायनिक खादों से ज़्यादा उत्पादन करने वाला आंदोलन था ये, या टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों को उगाने वाला आंदोलन था ये? हरित क्रांति का आंदोलन था ये, पेड़ों को उगाने वाला आंदोलन था ये। तो बीज बचाओ आंदोलन क्या हो सकता है? टिहरी के किसानों, तो बीज संबंधित जो है गाइस, इससे समझ लेना है आपको कि बीज किसी चीज़ से संबंधित होता है, तो खेती से ही तो संबंधित होता है, और खेती वाला काम कौन करते हैं? तो किसान करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ से इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, और ये भी आपका आंसर हो जाएगा इसमें कि बीज बचाओ आंदोलन जो था वो टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन था, यानी हम ऐसे वाला मैन्योर, ऐसे वाला खाद यूज़ नहीं करेंगे जो बन के आता है आर्टिफिशियली। तो क्वेश्चन नंबर 19 आता है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वर्ष की पूजा करती हैं? उड़ीसा और बिहार स्टेट की, दोनों राज्यों की जो वहाँ की जनजातियां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो आपके कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं जब उनके यहाँ पे शादी होती है? तो वो इमली
और आम के पेड़ की पूजा करते हैं जब उनकी यहाँ पे शादी होती है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सोंचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? तो खेती करना इसका उद्देश्य है। वृक्षारोपण यानी वहाँ पे वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना, या शिकार पर रोक लगाना बाहरी लोगों की यहाँ की प्रजातियों का, या फिर बांध बनाना। क्या उद्देश्य था इसका? तो गाइस इसका उद्देश्य शिकार पर रोक लगाने के लिए और बाहरी लोगों के घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाने के लिए। बाहर का कोई भी आदमी आके हमारे वनों को काट नहीं सकता, ठीक है, नुकसान नहीं कर सकता कुछ भी, और शिकार नहीं कर सकता यहाँ पर किसी भी परिंदे का। ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए राजस्थान के अलवर के 5 गांव जो थे उन्होंने 1200 हेक्टेयर जो है वन भूमि वो भैरव देव डाको सोंचरी घोषित कर दी। यानी ये मतलब है इसका भैरव डाको सोंचरी का। हमने गाइस आपके 20 क्वेश्चन वे वाले देखे जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके भूगोल के पर्पज से। इनको ज़रूर रिवाइज करना है गाइस आपको पेपर से एक दिन पहले। अब हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने वैसे वाले क्वेश्चन रख लिए। जैसा कि नंबर 1 पे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार, मनुष्य के जो काम होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, वो किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास के कारक बनते हैं। यानी प्रकृति ने, नेचर ने हमें जो वनस्पति दिए यानी पेड़ पौधे दिए हैं, ठीक है, और प्राणी जो दिए हैं पशु पक्षी, तो उनको निपटाने का, उनको नुकसान पहुंचाने का, उनको ख़त्म करने का क्या कारण है? मनुष्य के कौन से ऐसे काम हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बतानी है आपको इसमें। सर देखोगे आप गाइस यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष रूप से कई दूसरी प्रजातियों पर निर्भर हैं, कई दूसरे प्रजाति जो हैं, ठीक है। इसलिए मानव जीवन के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप वन आवरण में कमी आई है। यानी बहुत सारी मनुष्य की ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें हमारे वन कम हो जाते हैं। कृषि के लिए और नए घरों, कारखानों, बुनियादी ढांचों को बनाने के लिए जंगल के विशाल मार्गों को साफ किया जाता है। यानी जब मनुष्य की ऐसी गतिविधि, कौन कौन सी गतिविधि, यानी अगर उसे खेती करनी होती है बड़े लेवल पर तो वो वहाँ से पेड़ों को काट देता है। घर बनाने होता है तब वो पेड़ों को काट देता है। कोई कारखाना वगैरह खोलना कहीं पे किसी बड़े एरिया में, वहाँ से वो फिर वन काट देता है, ठीक है। तो कहीं अगर उन्हें लकड़ी की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ भी फर्नीचर के काम, इतनी सारी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, या कहीं पे खुदाई करनी है किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर से वो वन को काट देते हैं, ठीक है। और जब वन ही कट जाएंगे गाइस, यहाँ पर समझते जाओ आप नीचे, जब वन ही कट जाएंगे गाइस तो वनों पर ही तो प्राणी रहते हैं, वहीं पर तो पशु पक्षी निवास करते हैं आपका, वहीं पर वनों से ही तो उनको खाना पीना मिलता है, सारी चीज़ें वही उनके घर होते हैं, वन ही के जंगल में ही तो निवास करते हैं ये दोनों चीज़ें अपने। और जब वे वन ही काट देंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद ही नष्ट हो जाएगी, ना उनको खाने को मिलेगा, ना उनको रहने को मिलेगा, घोंसला वगैरह बनाना, सारी चीज़ें जहाँ ये अपने बच्चे निकाले, अंडे निकाले। तो इसीलिए तो गाइस मानव गतिविधि जो होती है वनस्पति और जीवों के हास का कारण बनती है। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैंने विस्तृत रूप में ही लिया है गाइस आपके लिए। ये कौन सा है? देखिए, जैसे कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण में योगदान किया है। यानी भारत में अलग अलग तरीके के जो समुदाय बनाए गए थे बहुत सारे, ठीक है, उन्होंने वन को रोकने के लिए यानी या जंगल में को बचाने के लिए, ठीक है, किस तरीके से योगदान दिया, क्या काम किया उन्होंने, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि कैसे मनुष्य की गतिविधियां कैसे इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लानिंग की थी उन्होंने, कौन कौन से वे समुदाय थे जिन्होंने वन को बचाने के लिए या उनकी हिफाजत करने के लिए जो योगदान दिया था, ठीक है। जैसा कि कई स्थानीय समुदाय ने अपने दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए संरक्षण के महत्व को मान्यता दी, ठीक है। कई स्थानों पर संरक्षण यानी बचाव के लिए स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि राजस्थान के बिश्नोई लोग जो थे उन्होंने काले हिरण को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसी इतनी सी लाइन में से। क्यों? बिश्नोई लोग कहाँ के थे? राजस्थान के, ठीक है, अगर ये भी बन जाए। और बिश्नोई लोगों ने किसको बचाने का काम किया था? काले हिरण को। काले हिरण को बचाने का काम कहाँ के और किन लोगों ने किया था? तो काले हिरण को बचाने का काम राजस्थान के बिश्नोई लोगों ने किया था। तो इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इतनी सी लाइन में से। अब आता है सेकंड कि चिंकारा और मोर की
बहुत रक्षा करते हैं। ये कौन? राजस्थान के बिश्नोई लोग। हिरन को बचाने के लिए काम किया, चिंकारा को बचाने के लिए और मोर को बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए ये काम करते रहते हैं। ये एक ऐसा समुदाय है, ठीक है। करती कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो आपकी प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी नेचर में जो चीज़ें हैं, ये तो नेचर की पूजा करते हैं। नेचर का मतलब होता है गाइस प्रकृति, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति में यही सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं कि इनको बचाने के लिए या इनको नुकसान करने के लिए मनुष्य की कैसी गतिविधियां होती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि प्रकृति की पूजा कई जनजातियों की सदियों से परंपरा रही है, यानी वो नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जब नेचर की पूजा करेंगी ये जनजातियां, ये समुदाय, तो वो भी फिर बचाने वाली बात ही है, ठीक है। तो ऐसा करने से वे जंगल के संरक्षण में मदद करते हैं, यानी जंगल को बचाते हैं। चिपको आंदोलन जो था वो भी ऐसा समुदाय था जिसने पहल की थी आपके पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं गाइस, ठीक है। और संयुक्त वन प्रबंधन का अभ्यास उड़ीसा में 1988 से किया गया है, ठीक है। एक ये भी आपका वनों के संरक्षण में ही आ जाता है कि संयुक्त वन प्रबंधन एक कमेटी बनाई गई थी उड़ीसा में 1988 में। इसने भी जो है वो वनों वगैरह को बचाने के लिए ही काम किया था। तो ये सारे तो गाइज ये सारे पॉइंट आपके इस वाले क्वेश्चन में बन जाते हैं, ठीक है, कि भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वनों को और वन्य जीव संरक्षण को बचाने के लिए काम किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है गाइज ये वाला, ये है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए, है ना। और वन्य जीव संरक्षण पर, यानी वनों को बचाने के लिए और वनों में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए, यानी उनकी हिफाजत के लिए आप किस तरीके से सहयोग दिया गया है, किस कमेटी ने या समुदाय ने, ठीक है, या जनजातियों ने। तो जो रीति रिवाज रहे हैं, जो बिल्कुल अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पीछे जाने वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो इन पर एक निबंध लिखिए गाइज। उसका आंसर ये है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से। कैसे? जैसा कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में सभी अच्छे व्यवहारों में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी जितने भी लोग ये चाहते हैं कि हाँ वन बचे, वनों के में रहने वाले जीव बचें, तो उनको वहाँ पे रोल देना होगा गाइस, रोल प्ले करना होगा उनको, वहाँ पे भाग लेना होगा इन सारे कामों को कराने के लिए, ठीक है, सहयोग करना होगा। जैसा कि सरकारी एजेंसियाँ होती हैं कुछ, ठीक है, मिसाल के तौर पे सरकारी एजेंसियाँ होती हैं, या स्थानीय निवासी होते हैं, यानी वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उस लोकल एरिया में जहाँ पर वन वगैरह है या वन्य जीव हैं, ठीक है। उद्योगपति जो होते हैं, यानी जो कारखाने बनाने वाले होते हैं, उनको भी थोड़ा सहयोग करना होगा। नहीं भाई, ये इनके हाथ का कारण बनता है, आप तो अपना उद्योग बना लोगे, यहाँ पे धंधा कर लोगे, आपको तो पैसा मिलेगा, बट ये कहाँ जाएंगे बेचारे। फिर वन्य जीव उत्साही वन जो होते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका वन्य जीव उत्साही वन प्रबंधन के महत्वपूर्ण जो हितधारक होते हैं, ठीक है, सरकार के नियम जो होते हैं वो इसी बात को लेके बनाए जाने चाहिए, ताकि उनमें वनों का और वन्य जीवों का कोई वो ना हो, कोई उनका हास ना कर सके, कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो सरकार भी नियम इसी बात को लेके बनाए और संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रणाली और मशीनरी प्रदान कर देनी चाहिए। स्थानीय निवासियों को हमेशा संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। उद्योगपति और वन्यजीव उत्साही लोगों को भी संरक्षण कार्यक्रमों की तह में ले जाना चाहिए और सभी हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयास बेहतर परिणाम देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और गाइज यहीं तक आपके क्वेश्चंस थे, ये मैंने रखे थे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका, प्लीज़ गाइज इसको ध्यान से देखिए एंड तैयारी करते रहिए पूरी मेहनत के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।